Assalamu alaikum everyone. Welcome back to SR Academy. In today's video, we are going to discuss a very important part of enzyme chapter, which is enzyme inhibition. Enzyme inhibition is basically fall in the rate of enzyme catalyzed reaction due to binding of inhibitors to the enzyme. एंजाइम को इनहिबिट करना मतलब एंजाइम की वर्किंग को रोकना, स्टॉप करना, ईदर परमानेंटली या तो टेम्पररीली। ठीक है, हमारी बॉडी में जितने भी रिएक्शंस हो रहे होते हैं दीज आर कंट्रोल्ड बाय, या कौन इन्वॉल्व होता है रिएक्शंस में? एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं। तो हर रिएक्शंस का कोई ना कोई प्रोडक्ट भी फॉर्म हो रहा होता है। तो बॉडी में जो भी रिएक्शंस हो रहे होते हैं उन जो उससे जो प्रोडक्ट्स बन रहे होते हैं उनके लेवल को मेंटेन रखना टू द नॉर्मल या सेट पॉइंट, ताकि वो ज्यादा इंक्रीज ना हो जाए या डिक्रीज ना हो जाए, ये सारी चीजों को देखना। इसके अलावा कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं बॉडी में जो प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहे होते, या कुछ एंजाइम्स ऐसे हैं जो एक्सेसिव प्रोडक्ट की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है, मतलब इतना प्रोडक्ट रिक्वायर्ड भी नहीं है। तो इन सारे एंजाइम्स को इनहिबिट करने के लिए देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस व्हिच आर कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। सो बेसिकली एंजाइम इनहिबिशन हुआ क्या? फॉल इन द रेट ऑफ एंजाइम कैटालाइज रिएक्शंस। जो भी एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन है उसके जो रेट है, स्पीड है, वो डिक्रीज हो गया। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स ये कंफ्यूज हो जाते हैं इस बात से कि अगर कोई एंजाइम इनहिबिट हो रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि वो रिएक्शन स्टॉप हो गया, बिकॉज एक रिएक्शन में देर आर मल्टीपल एंजाइम्स इन्वॉल्व। ठीक है, तो क्योंकि हमारी बॉडी में जितने भी रिएक्शन हो रहे होते हैं ना, वो उसके कुछ स्टेप्स में हो रहे थे, वो मल्टी स्टेप होते हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है हमारी बॉडी में, जैसे रेस्पिरेशन हो रहा है बॉडी में, तो ऐसा नहीं कि वो सिंगल स्टेप में हो जाएगा। देयर आर मल्टीपल स्टेप्स इन्वॉल्व, मल्टी स्टेप होते हैं हमारी बॉडी में जितने मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं। तो होता क्या है, इनहिबिशन के थ्रू उस एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन का रेट डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है, स्टॉप नहीं हो जाता है। ठीक है, मतलब क्या, ये नहीं कि वो रिएक्शन ही स्टॉप हो गया, हो ही ना रहा रिएक्शन, उसकी स्पीड कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाता है उसका रेट ड्यू टू बाइंडिंग ऑफ व्हाट? इनहिबिटर्स टू द एंजाइम। मैंने क्या बताया, कितने टाइप्स के हैं? ये दो, कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। सबसे पहले हम बात करेंगे कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन की। जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन होता है ना, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में होता क्या है कि जो एंजाइम के साथ आके बाइंड करेगा इनहिबिटर, उसका नाम होता है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। कौन सा इनहिबिटर होता है? वो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है। एंड दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल। रिवर्सिबल का मतलब ये है कि अगर वो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर एंजाइम पे से हट जाए तो एंजाइम कैन कम बैक टू इट्स नॉर्मल एक्टिविटी, वो दोबारा से नॉर्मली काम कर सकता है। ठीक है, इसलिए ये जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है ये रिवर्सिबल होती है। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं हम नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में। ऑफ कोर्स ये है कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में जो सबस्ट्रेट होते हैं एंड जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स होते हैं ये बिल्कुल ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, तो दे आर बेसिकली कॉम्पीटिंग फॉर एक्टिव साइड ऑफ द एंजाइम। ठीक है, इसको आगे भी हम डिटेल में डिस्कस करते हैं, अभी सिर्फ जर्नल सा एक ओवरव्यू है। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कैन बी रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। यहाँ पर मोस्टली स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है, स्पेशली नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में। अगर वो डिटेल में इसको पढ़े तो वो कंफ्यूज हो जाता है। सबसे पहले हम रिवर्सिबल की बात करें तो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन अगर रिवर्सिबल है, इसका मतलब ये है कि अगर कोई नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर एंजाइम पर आके बाइंड कर रहा है और वो अगर बाद में रिमूव हो जाए तो एंजाइम कैन कम बैक टू इट्स नॉर्मल एक्टिविटी अगेन, वो दोबारा से प्रोडक्ट की सिंथेसिस कर सकता है। ठीक है, तो इसमें जो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है वो कहाँ बाइंड करता है? एट एलोस्टेरिक साइड। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में कहाँ बाइंड कर रहा था कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर? ऑन द एक्टिव साइड, जबकि नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर बाइंड करता है एलोस्टेरिक साइड। तो उसको भी देखते हैं आगे क्या है ये। ठीक है, जिसकी वजह से कुछ कंफर्मेशनल चेंजेस आते हैं एंजाइम के ओवरऑल स्ट्रक्चर के अंदर, थोड़ा बहुत चेंज आता है, जिसकी वजह से एक्टिव साइट लेस इफेक्टिव हो जाती है। हम ये नहीं कहेंगे कि एक्टिव साइट जो है वो डिफॉर्म्ड हो गई या डीनेचर हो गया उसका स्ट्रक्चर पूरा, ऐसा कुछ नहीं होता। सिंपल होता यह है कि जब नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर किसी दूसरी साइट पर जाके अदर देन एक्टिव साइट एंजाइम पर बाइंड करता है तो ओवरऑल एंजाइम के स्ट्रक्चर में थोड़ी बहुत चेंजेस आती हैं, जिसकी वजह से एक्टिव साइट की जो शेप है हल्की सी, बहुत मामूली सी डिस्टॉर्ट होती है, जिसकी वजह से वो लेस इफेक्टिव हो जाती है एंड टेम्परेरीली होता है ऑफ कोर्स ये प्रोसेस। क्यों? क्योंकि मैं क्या बोला, ये रिवर्सिबल है। जो फिर बाद में जब वो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर रिमूव होता है तो एक्टिव साइट कैन कम टू इट्स ओरिजिनल शेप, क्योंकि बहुत ज्यादा डिस्टॉर्शन नहीं हुई होती। ऐसा नहीं कि पूरी तरीके से एक्टिव साइट की शेप चेंज हो गई हो, ऐसा कुछ नहीं होता, बहुत हल्का सा चेंज आता है। ठीक है,
इन इरिवर्सिबल नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, इरिवर्सिबल से ही पता चल रहा है कि अगर ये नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर एंजाइम पर आके बाइंड कर जाए और अगर वो हट भी जाए एंजाइम पे से, उसके बावजूद भी एंजाइम कैन नेवर कम बैक टू इट्स ओरिजिनल एक्टिविटी। वो क्यों होता है? क्योंकि इन कंडीशंस में, इन इरिवर्सिबल नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, जो इनहिबिटर एंजाइम पर आके बाइंड कर रहा है वो कोवलेंटली बाइंड करता है। कोवलेंटली बाइंडिंग का मतलब होता है कि वो इनहिबिटर इतने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म कर लेता है एंजाइम के साथ कि ओवरऑल एंड परमानेंटली फॉर्म कर लेता है कि जब वो रिमूव भी हो जाता है तो इतना ज्यादा कंफर्मेशनल चेंज आ जाता है एंजाइम के अंदर, जिसकी वजह से एक्टिव साइट जो है वो परमानेंटली इनएक्टिवेटेड हो जाती है। उसकी शेप ही क्या हो जाती है? डिस्टॉर्ट हो जाती है। अब यहाँ पे मैं वर्ड यूज कर सकती हूँ कि उसकी शेप कंप्लीटली चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से वो परमानेंटली क्या हो जाता है? इनएक्टिव हो जाता है। एंड दिस इज पैथोलॉजिकल। पैथोलॉजिकल का मतलब ये है कि इरिवर्सिबल नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन तब होगी जब कोई पर्टिकुलर टॉक्सिन्स हमारे जो है एंजाइम्स के साथ अटैच हो जाए, जो एज अ इनहिबिटर काम करेंगे, ठीक है। इसके अलावा प्रोस्थेटिक ग्रुप्स होते हैं आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स पे, उस पे आयरन ग्रुप होता है ऑफ कोर्स, जिसका काम क्या होता है? ऑक्सीजन को बाइंड करना। तो उसके ऊपर क्या होता है? जैसे जिंक हो गया, जिंक जैसे आयंस हो गए, बाकी जो आयंस होते हैं वो क्या करते हैं? उस पर आके बाइंड कर जाते हैं, जिसकी वजह से होता क्या है कि जो थायोल ग्रुप्स जो है ना वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं। देखो, हमने क्या पढ़ा था? ये जो एक्टिव साइड, जो भी एक्टिव साइड हमारे पास फॉर्म होती है एंजाइम की, ठीक है, ये एक्टिव साइड पूरा ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है, प्रोटीन जो एंजाइम है वो अमाइनो एसिड से मिलके बना। तो अमाइनो एसिड में हमने क्या पढ़ा था? एक हमारे पास होता है छोटा सा अमाइन ग्रुप, ठीक है, ये कौन सा ग्रुप होता है? अमाइन ग्रुप होता है। इसी के साथ हमारे पास यहाँ पे एक सेंटर अल्फा कार्बन जिसको हम कहते हैं वो होता है। यहाँ पे हमारे पास होता है एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, जिसको हम क्या कहते हैं? COOH, ठीक है, ये एक ग्रुप होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप कहते हैं, ठीक है। ये बेसिक स्ट्रक्चर जो हर अमाइनो एसिड का होता है। फिर एक फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं हाइड्रोजन ऐड कर दूं, या मैंने हाइड्रोजन लगा दिया, और एक होता है हमारे पास आर ग्रुप। क्या होता है? आर ग्रुप। अच्छा, ये जो आर ग्रुप होता है ना, बेसिकली यही वो ग्रुप है जो हर अमाइनो एसिड के अंदर क्या होता है? डिफरेंट होता है। इसी ग्रुप की वजह से डिसाइड होता है कि ये अमाइनो एसिड जो है वो कौन से बॉन्ड फॉर्म करेगी। इधर आयनिक बॉन्ड फॉर्म करेगी अगर चार्ज है तो, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगी, हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म करेगी, या तो फिर वो सल्फेट बॉन्ड्स फॉर्म करेगी, सल्फाइड बॉन्ड, सॉरी। तो ये सारे जो है वो आर ग्रुप डिसाइड करता है। तो होता क्या है कि जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया आपको कि रेड ब्लड सेल्स में जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है उसके बीच के ऊपर क्या लगा होता है? आयरन अटैच होता है, ठीक है, अपनी फेरस फॉर्म में। अब जब ये आयरन अटैच होता है ना, तो होता क्या है? कोई भी अगर टॉक्सिन है, जैसे मैंने बताया, या कोई भी साइनाइड्स जैसे टॉक्सिन हो गए, इसके अलावा जैसे मैंने बताया जिंक या बाकी जो मेटल आयंस होते हैं, ये क्या करते हैं? इसके साथ आके बाइंड हो जाते हैं। जब ये इसके साथ आके बाइंड होते हैं तो होता क्या है कि ओवरऑल जो कुछ बॉन्ड्स मौजूद होते हैं, ऑफ कोर्स ये किससे मिलके बना होगा? प्रोटीन है ना, जो प्रोटीन है। तो जो प्रोटीन किससे मिलके जैसे ये जिंक आयन मैंने बताया ना, ऐड हो रहा है, ठीक है। तो प्रोटीन्स किससे मिलके बने होते हैं? ऑफ कोर्स अमाइनो एसिड से मिलके बना होता है। हीमोग्लोबिन क्या है? एक प्रोटीन है, उसका क्वार्टरनी स्ट्रक्चर होता है, अगर आपने पढ़े हो स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन्स। तो उसकी वजह से होता क्या है कि उसका जो सल्फाइड बॉन्ड्स होते हैं ना वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, जिसकी वजह से कंप्लीटली, ऑफ कोर्स मैंने क्या बताया, अगर कोई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो एक्टिव साइट की शेप परमानेंटली क्या हो जाएगी? डैमेज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो बॉन्ड है ना वो ब्रेक हो गया है। जब बॉन्ड ही ब्रेक हो गया तो एक्टिव साइट की क्या शेप दोबारा रीगेन हो सकेगी जब वो इनहिबिटर्स डिटैच हो जाएंगे? नो। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं? पैथोलॉजिकल होती हैं, एंड ये परमानेंटली इनएक्टिवेट कर देती हैं एंजाइम्स को। आई होप इट्स क्लियर। मैंने कोशिश की है इसको समझाने की एक एग्जाम्पल से, ठीक है, कि किस तरीके से इरिवर्सिबल नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन होती है। जबकि रिवर्सिबल में बॉन्ड इतने स्ट्रॉन्ग फॉर्म नहीं करता इनहिबिटर, जिसकी वजह से एक्टिव साइट में बहुत हल्की सी कन्फर्मेशनल चेंज आती है और वो सिर्फ लेस इफेक्टिव हो जाता है, विच इज टेम्पररी, ऐसा नहीं कि परमानेंटली हो जाता है, ठीक है। दिस वाज ऑल अबाउट एक जनरल सा ओवरव्यू के कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या फर्क है। मोस्टली स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं दिस रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के अंदर। तो ये हमने बात जो है यहाँ पे क्लियर कर ली। अब हम आगे देखते हैं। ये जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है रिवर्सिबल ऑफ कोर्स, एंड जो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है रिवर्सिबल की, ये दोनों रिवर्सिबल प्रोसेसेस हैं, एंड दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि ये फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस है। इट मींस, मैंने जैसे बताया कि हमारी बॉडी में देयर आर मल्टीपल मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो कि मल्टी स्टेप होते हैं, एक स्टेप में नहीं हो रहे होते हैं, बहुत सारे रिएक्शन पाथवेज होते हैं उनके।
तो उनको मेटाबॉलिक रिएक्शन पाथवेज को रेगुलेट करने के लिए कि कितना प्रोडक्ट फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है बॉडी में, कितनी नहीं रिक्वायर्ड है, फॉर होम्योस्टेसिस ऑफ सेवरल रिएक्शंस, बहुत सारे रिएक्शंस की होम्योस्टेसिस के लिए कि बॉडी में एक नॉर्मल या सेट पॉइंट पे रहें, तो इसी वजह से कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन होती है रिवर्सिबल, एंड नॉन कॉम्पिटिटिव भी कौन सी वाली, रिवर्सिबल वाली होती है, ठीक है, नॉट इरिवर्सिबल ऑफ कोर्स, ठीक है। तो एक ये जर्नल से रिव्यू हो गया। अब हम आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं, सबसे पहले कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन को, फिर हम डिस्कस करेंगे नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन को। ओके, इनहिबिशन तो समझ में आ गई आपको। फॉल, ये फॉल याद रखना, इट्स नॉट दैट स्टॉप या डिक्री, ऐसा नहीं है कि जो है बंद हो रहा है रिएक्शन या होएगा ही नहीं, स्टॉप हो जाएगा। इट्स फॉल इन द रेट ऑफ एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन ड्यू टू बाइंडिंग ऑफ इनहिबिटर्स टू द एंजाइम। और ये फॉल क्यों लिखा है मैंने, स्टॉप क्यों नहीं लिखा कि एंजाइम जो है वो स्टॉप कर देगा, रिएक्शन हो गई नहीं इनहिबिटर्स के बाइंड करने से, तो मैं आपको बताती हूँ अभी किस तरीके से ऐसा होता है। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में कौन इन्वॉल्व होगा, ऑफ कोर्स कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर इन्वॉल्व होता है। Competitive inhibitor is identical in shape as the substrate. Competitive inhibitor is complementary in shape to the active site, ऐसे भी बोल सकते हैं, या तो identical in shape as the substrate। क्यों, क्योंकि substrate कहाँ जाके bind होता है, active site पे, and substrate is complementary to the active site, इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि जो competitive inhibitor है, it's complementary to the active site, so binds to active site of the enzyme। तो यहाँ पे कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में किसके दरमियान कॉम्पिटिशन होता है, कॉम्पिटिशन होता है बिटवीन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर एंड द सबस्ट्रेट फॉर व्हाट, फॉर द एक्टिव साइट, ठीक है। देयर इज कॉम्पिटिशन अमंग द सबस्ट्रेट एंड द कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर फॉर एक्टिव साइट। अब इस कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन को अगर मुझे दोबारा से क्या करना है, डिक्रीज करना है, या मैं चाहती हूँ कि बॉडी के अंदर फिजियोलॉजिकली मेटाबॉलिक रिएक्शंस को रेगुलेट करने के लिए थोड़ी देर के लिए कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन हुई और मैंने प्रोडक्ट्स को नॉर्मल लेवल पर लिया। मैं चाह रही हूँ कि वो प्रोडक्ट्स जो फॉर्म हो रहे थे किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शन में जिसको मैंने कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट किया था फॉर सम टाइम, ताकि क्या हो सके, ओवरऑल जो है बैलेंस, एक रेगुलेशन क्रिएट हो सके। तो फॉर दैट अगर मैं चाहती हूँ कि वो कॉम्पिटिटिवली इनहिबिशन जो हो रही थी वो रुक जाए और एंजाइम कैन कम बैक टू इट्स नॉर्मल एक्टिविटी, उसी रेट के साथ उसी स्पीड के साथ काम करने लगे, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने लगे, तुम सिंपली क्या कर सकते हो, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करूंगी, व्हिच कैन रिड्यूस एंड इवेंचुअली रिवर्स द कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। ये वाला जो पॉइंट है ना, अभी इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं तो थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा। अब देखो यहाँ पे, ये था एंजाइम, ये हमारे पास येलो सा जो है ये क्या है, सबस्ट्रेट है, और ये जो रेड सा ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। अब दोनों की शेप देखो, कॉम्प्लीमेंट्री है ना एक्टिव साइट के, ये शुरू से देखो, ये इसकी पॉइंटेड शेप और इसकी भी पॉइंटेड शेप, ऑल दोनों में ऑफ कोर्स फर्क होगा। मैंने क्या कहा, सबस्ट्रेट एंड कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर आर सिमिलर, जिसकी वजह से दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू द एक्टिव साइट, क्योंकि जो पार्ट ऑफ दैट कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर जाके अटैच होगा टू द एक्टिव साइट वही बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री है टू द एक्टिव साइट। तो देखो ये वाला जो स्ट्रक्चर, ये पार्ट है, ठीक है, और ये सबस्ट्रेट है। अब इसको पढ़ते हैं गौर से। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कहाँ बाइंड होगा, टू द एक्टिव साइड ऑफ एंजाइम, जैसे हमने डिस्कस किया, यहाँ बाइंडिंग हुई हुई है, प्रिवेंटिंग द बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट, जिसकी वजह से सबस्ट्रेट बाइंड नहीं हो सकेगा, जिसकी वजह से लेस एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म होंगे, जिसकी वजह से लेस प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे पर यूनिट टाइम, एंड एज अ रिजल्ट रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, फॉल हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो, increase in the substrate concentration can reduce and eventually reverse the competitive inhibition। अब वो कैसे, देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, अब competitive inhibitors कितने नजर आ रहे हैं, सिर्फ 3 नजर आ रहे हैं और सबस्ट्रेट की क्वांटिटी ज्यादा है। अब जैसे ही एंजाइम आएगा तो मुझे बताओ दोनों के दरमियान कंपटीशन होगा और कौन विन करेगा, कौन जीतेगा, ऑफ कोर्स सबस्ट्रेट। क्यों, बिकॉज दे आर लार्ज नंबर, वो ज्यादा है इन नंबर, तो होगा क्या, वो इवेंचुअली ज्यादा से ज्यादा एंजाइम के साथ बाइंड करेंगे, जिसकी वजह से शुरू में जो कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट हो रहा था कौन, सबस्ट्रेट, वो क्या होता जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस होता जाएगा। क्यों, क्योंकि सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है और यहाँ पे इनहिबिशन नहीं होगी, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन रुक जाएगी। ये एक जर्नल सा प्रोसेस है। अब मैंने आपको एक बात कही थी कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर या किसी भी इनहिबिटर के बाइंड करने से जो रेट ऑफ एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन है वो डिक्रीज हो जाता है, फॉल हो जाता है। ऐसा नहीं है कि वो रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। वो कैसे देखते हैं, वो पॉइंट यहाँ क्लियर होगा। देखो, किसी भी रिएक्शन में मैंने क्या बोला, कोई भी मेटाबॉलिक रिएक्शन है उसमें ऐसा नहीं है कि एक ही एंजाइम इन्वॉल्व होता है, देयर आर मल्टीपल एंजाइम्स इन्वॉल्व। क्यों, क्योंकि कोई भी रिएक्शन मल्टीपल स्टेप होता है। आगे अभी हम बायोएनर्जेटिक स्टेप पढ़ेंगे, उसमें पढ़ेंगे रेस्पिरेशन, उसमें फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे, तो यू विल सी कि किस तरीके से एक पर्टिकुलर रिएक्शन स्टेप्स में क्या हो रहा था, डिवाइड हुआ होता है, ठीक है। तो उसमें ये बात और भी अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है।
तो अब एक स्टेप के अंदर फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन में 4 एंजाइम्स आर इन्वॉल्व्ड और यहाँ पे हो गई कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। अब देखो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन हो रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि सबस्ट्रेट बाइंड ही नहीं कर रहा है टू द एंजाइम। ऑल्दो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स आर प्रेजेंट, तो सबस्ट्रेट भी तो प्रेजेंट है ना भाई, दोनों के दरमियान कॉम्पिटिशन हो रहा है। ऑफ कोर्स 4 एंजाइम है तो हो सकता है कि 3 एंजाइम्स को मैं उसकी एक्टिव साइट पे बाइंड करने के लिए जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है वो जीत जाए और एक एंजाइम उसमें सबस्ट्रेट जीत जाए, वो जाके बाइंड कर रहे। तो देखो यही हुआ है यहाँ पे सब जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स है उनकी क्वांटिटी ज्यादा है देन द सबस्ट्रेट। तो मेजोरिटी किसने कवर की हुई एक्टिव साइट को, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स में, और एक एंजाइम की एक्टिव साइट को किसने कवर किया हुआ है, सबस्ट्रेट ने कवर किया हुआ है। तो यहाँ पे सिनेरियो में ये नहीं कहूंगी मैं कि रेट क्या हो गया, जो एंजाइम है वो रिएक्शन कैटेलाइज ही नहीं कर रहे, रिएक्शन स्टॉप हो गया। मैं क्या कहूंगी यहाँ पे जो रिएक्शन का रेट है वो क्या है, लो है। स्पीड क्या है उसकी, डिक्रीज्ड है। क्यों? क्योंकि कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स आर मोर इन नंबर देन द सबस्ट्रेट, सो देयर इज अ कॉम्पिटिशन बिटवीन बोथ ऑफ देम, जिसकी वजह से मेजॉरिटी जो एंजाइम्स की एक्टिव साइट है वो किसने कवर की, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में, एंड कुछ एंजाइम्स की एक्टिव साइट किसने कवर की है, सबस्ट्रेट में। ऑफ कोर्स बिकॉज दे आर आल्सो इन्वॉल्वड इन कंपटीशन, तो एक दो तो वो भी ऑक्यूपाई करेंगे। तो इस तरीके से रेट क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, स्टॉप नहीं हुआ रिएक्शन। ठीक है, ये क्या हो रही है यहाँ पे शो हो रही है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन शो हो रही है। आगे देखते हैं। अब मैंने क्या किया, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर दिया। अब यहाँ देखो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन इंक्रीज शो हुई हुई है और यहाँ पे जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स है वो कम है। अब यहाँ देखो 4 एंजाइम्स है, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखो मैंने क्या शो किया है कि ऐसा नहीं है कि जब मैं सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करना शुरू करूंगी तो ऐसा नहीं हुआ यहाँ पे कि मैंने सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करना शुरू करी और सारी की सारी जो एंजाइम्स की एक्टिव साइड है वो सबस्ट्रेट ने ऑक्यूपाई करी। नो, क्यों? क्योंकि ऐसा थोड़ी कि सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाऊंगी तो जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स है वो कॉम्पीट नहीं करेंगे फॉर द एक्टिव साइट, वो भी कॉम्पीट करेंगे। बस ये है कि अब वो मेजोरिटी ऑफ द एक्टिव साइट्स कवर नहीं करेंगे। कौन कवर करेगा, सबस्ट्रेट। क्यों? क्योंकि उनका नंबर क्या है, ज्यादा है। तो देखो यही यहाँ पे शो हुआ है कि सबस्ट्रेट अब जाके बाइंड कर रहे हैं टू द एंजाइम, बट कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर आल्सो बाइंड बट लेस इन नंबर। क्यों? क्योंकि आप किसकी नंबर ज्यादा है, सबस्ट्रेट का नंबर ज्यादा है। बट यहाँ पे इनहिबिशन क्या हुई, रिड्यूस हो गई। अब मैंने सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को जब मैं और भी ज्यादा बढ़ा दूंगी तो होगा क्या, अल्टीमेटली जब मैं कंसंट्रेशन सबस्ट्रेट की और भी ज्यादा बढ़ाऊंगी तो अब जो एक दो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर जाके एंजाइम पे बाइंड कर रहे थे अब वो भी बाइंड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन और भी बढ़ गई। अब कंपटीशन रहा ही नहीं इक्वल। क्यों? क्योंकि अब कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स बहुत कम हो गए, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो गई, जिसकी वजह से इनहिबिशन रिड्यूस हो जाएगी, इनहिबिशन बंद हो जाएगी, नो इनहिबिशन, जिसकी वजह से रेट ऑफ एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन विल बी बैक टू नॉर्मल। ठीक है, अब इसको थोड़ा ग्राफिकली देख लेते हैं। ठीक है, ये ग्राफ हमें नजर आ रहा है विदाउट इनहिबिटर, मतलब कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर मौजूद नहीं था, तो एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन है जिसमें हमारे पास Vmax अचीव हो रहा है एट दिस पॉइंट। Vmax और जो नॉर्मल V में जो कंफ्यूजन है वो क्लियर होनी चाहिए। देखो Vmax का मतलब ये है कि अगर मेरे पास यहाँ पे 10 एंजाइम्स थे और मेरे पास यहाँ पे 15 सबस्ट्रेट थे। कितने सबस्ट्रेट थे? 15 सबस्ट्रेट थे। ये मेरे पास 10 एंजाइम है और मेरे पास ये थे 15 सबस्ट्रेट। ठीक है, अब 10 के 10 एंजाइम्स आर ऑक्यूपाइड बाय द सबस्ट्रेट। 10 एंजाइम्स है उसमें से कोई एक ऐसा भी एंजाइम नहीं है जिसपे सबस्ट्रेट बाइंड नहीं हुआ हुआ। तो उस कंडीशन में जो रेट ऑफ अ रिएक्शन है वो मैक्सिमम है। मैक्सिमम इन अ सेंस ये कि कोई एक भी एंजाइम ऐसा नहीं है जो फंक्शन ना कर रहा हो, जो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट ना कर रहा हो। तो 15 सबस्ट्रेट्स हैं, 15 में से 10 सबस्ट्रेट्स आर बाइंडेड टू द एंजाइम और कितने सबस्ट्रेट बच गए, 5 सबस्ट्रेट। तो ये जो 5 सबस्ट्रेट है ना हमारे पास, ये किस में रहेंगे, क्यू में रहेंगे। क्यों? क्यू इन अ सेंस ये कि ये वेटिंग लिस्ट में होंगे, समझो कि वेट कर रहे होंगे कि जब ये 10 सबस्ट्रेट जो ऑलरेडी एंजाइम से बाइंड हुए हुए हैं वो जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे तो बाकी के फिर ये 5 सबस्ट्रेट आगे क्या करेंगे, इसी एंजाइम के साथ जाके बाइंड करेंगे। ठीक है, तो इस वक्त जो रेट ऑफ अ रिएक्शन होगा ना उसको मैं Vmax कंसिडर करूंगी। Vmax इज व्हाट, जब सारे के सारे एंजाइम्स की जो एक्टिव साइट है ऑक्यूपाइड बाय द सबस्ट्रेट और जो रिमेनिंग सबस्ट्रेट है वो क्यू में है, वो वेटिंग पर है कि जब वो सारे सबस्ट्रेट कन्वर्ट हो जाएंगे प्रोडक्ट में देन वी विल बी बाइंडिंग टू द एक्टिव साइट। तो वो Vmax है। और बाकी जो नॉर्मल रिएक्शन का रेट होता है जो इंक्रीज होता रहता है, डिक्रीज होता रहता है, दैट हम उसको V कह सकते हैं। ठीक है, आप उसको V कंसिडर कर लो और Vmax तब
जब सारे एंजाइम्स आर ऑक्यूपाइड विद द सबस्ट्रेट। ये कंफ्यूजन क्लियर करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब वो बात यहाँ पे समझ में आएगी। सबसे पहले तो वीमैक्स मैंने क्लियर कर दिया कि वीमैक्स क्या होता है, ठीक है। Vmax देखो पॉइंट था, फॉर एग्जांपल ये वाला पॉइंट, दिस पॉइंट इज दी Vmax का पॉइंट, ठीक है। अब मैं कंसिडर करूंगी हाफ Vmax। अगर ये पूरा Vmax है तो ऑफ कोर्स ये हाफ Vmax की वैल्यू होगी। तो ये जो हाफ Vmax है, इस हाफ Vmax के ऊपर जो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन होती है ना, किसकी कंसंट्रेशन होती, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन। यहाँ नीचे आए हम, हाफ वी मैक्स पर जो ये सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन है, इसको हम कंसिडर करते हैं के एम। क्या कंसिडर करते हैं, के एम कंसिडर करते हैं। के एम इज नॉट द रेट। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि के एम क्या है, हाफ वी मैक्स। नो, हम यूजुअली क्या कंसिडर करते हैं कि हाफ वी मैक्स है, वो क्या होता है, के होता है। हाफ वी मैक्स इट्स नॉट द के। हाफ वी मैक्स के ऊपर जो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन है, कि कितना सबस्ट्रेट बाकी है, कितना सबस्ट्रेट इन्वॉल्व नहीं हुआ है रिएक्शन में, कितना सबस्ट्रेट एंजाइम से बाइंड नहीं हुआ है, दैट इज द Km, ठीक है। तो Km इज बेसिकली द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। क्या होता है Km इज बेसिकली द concentration of what, concentration of substrate at what, at half Vmax, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो याद रखना है, हमने दोनों चीजें क्लियर कर ली। अब विदाउट इनहिबिटर जब हम देख रहे हैं ना यहाँ पे, तो विदाउट इनहिबिटर क्या है, यहाँ पे Vmax भी अचीव हो रहा है और Km कितना है हमारे पास 0.2। अब ऐड हो गया कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। तो मुझे बताओ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर के ऐड करने से रेट ऑफ अ रिएक्शन तो क्या होगा, स्लो होगा। ये तो बात समझ में आती है, ठीक है। अब मोस्टली स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं रेट ऑफ अ रिएक्शन में एंड Vmax में, कि भाई के जब रेट ऑफ अ रिएक्शन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में स्लो हो रहा है तो Vmax फिर अनचेंज्ड क्यों है। यहाँ पे एक चीज याद रखनी है कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में जो Vmax है ना, वो अनचेंज रहता है। क्या रहता है, वो अनचेंज रहता है, और Km इंक्रीज हो जाता है। इसको हम डिस्कस करते हैं। यहाँ मैं आपको कह रही हूँ कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर के ऐड होने से जो रेट ऑफ अ रिएक्शन है वो स्लो डाउन हो रहा है। अभी पीछे हम डिस्कस करके आए थे, ठीक है। लेकिन Km रिमेन्स अनचेंज्ड। अभी मैंने ये बात क्लियर करी कि वो रेट जिस पर all enzymes are occupied with the substrate, that specific rate value is called Vmax। तो मुझे बताओ जब कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में रेट ऑफ अ रिएक्शन स्लो हो रहा है और अल्टीमेटली जब मैं कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट को इंक्रीज करूंगी तो क्या रेट वापस से इंक्रीज होगा। जब रेट वापस से इंक्रीज होगा तो ऑल द एंजाइम्स एक्टिव साइट्स विल बी ऑक्यूपाइड बाय द सबस्ट्रेट, तो फिर वो वही Vmax दोबारा से अचीव हो जाएगा। यहाँ देखो ग्राफ में शुरू में क्या हुआ, ऑफ कोर्स रेट डिक्रीज होगा। मैं ये नहीं कह रही रेट डिक्रीज नहीं होगा, रेट डिक्रीज होगा रिएक्शन का। लेकिन जब मैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के अंदर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करूंगी तो अल्टीमेटली सबस्ट्रेट जब ज्यादा होगा कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर से, तो सारी जो एक्टिव साइट्स है वो किससे ऑक्यूपाई हो जाएंगी, एंजाइम की, सबस्ट्रेट से। तो जब सबस्ट्रेट से सारी एक्टिव साइट ऑक्यूपाइड हुई तो क्या रेट दोबारा इंक्रीज करके जो है दोबारा रेट इंक्रीज हुआ और Vmax अचीव हो गया। तो जो शुरू में Vmax था कि 10 एंजाइम्स हैं एंड ऑल दोज 10 एंजाइम्स की एक्टिव साइट आर ऑक्यूपाइड बाय द सबस्ट्रेट, तो जब कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में मैंने एंजाइम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज किया तो ऑल दोज 10 एंजाइम्स वर ऑक्यूपाइड बाय द सेम सबस्ट्रेट, 10 सबस्ट्रेट्स। तो Vmax जो शुरू में था वही Vmax क्या हुआ, बाद में भी हुआ, वही Vmax अचीव हो रहा है। तो बेसिकली Vmax रिमेन्स अनचेंज्ड ड्यूरिंग कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। अब बात आती है Km की, कि भाई Km क्यों इंक्रीज हो रहा है। Km इज नॉट द हाफ Vmax, Km is basically the concentration of substrate at half Vmax। अब इस ग्राफ के थ्रू देखो समझ में आ जाएगा। यहाँ हमने डिस्कस किया कि रेट इंक्रीज और Vmax दोबारा से अचीव हो गया एंड Vmax रिमेन्स अनचेंज। Vmax वही था जो पहले था विदाउट इनहिबिटर, कि अगर 10 सबस्ट्रेट्स थे एंड 10 के 10 सबस्ट्रेट्स ने जो है 10 एंजाइम्स की एक्टिव साइट को ऑक्यूपाई किया, तो जब कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में इंक्रीज हुई सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन तो सेम 10 एंजाइम्स की जो एक्टिव साइट थी वर ऑक्यूपाइड बाय द सेम 10 सबस्ट्रेट्स, तो Vmax रिमेन्स अनचेंज्ड। बट यहाँ देखो कि हमने क्या किया, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट इंक्रीज किया इन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। तो Km क्या था, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन ही थी ना, हाफ Vmax पर। अब हाफ Vmax पर
सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, यहाँ पे देखो इंक्रीज हो रही है, यहाँ पे 0.2 थी और यहाँ पे कितनी हो गई 0.5, इसलिए हम कहते हैं कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है ड्यू टू व्हिच Km इंक्रीजेस। एक बेसिक जर्नल सा कॉन्सेप्ट था ये, ठीक है, कि कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट इंक्रीज होती है जिसकी वजह से कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में, जिसकी वजह से ऑफ कोर्स Km क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट ही है ना, हाफ वी मैक्स पर, तो वो भी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। और ये ग्राफ की तरफ शो हो रहा है कि हाफ वी मैक्स पे कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। आई होप सो कि ये पॉइंट क्लियर हो गया आपको कि वी मैक्स का और Km का। Now, let's talk about non-competitive inhibition. Non-competitive inhibition involves, of course, what? Non-competitive inhibitor. The shape of non-competitive inhibitor is different, या non-identical to the substrate. यहाँ पे there's not a competition between the non-competitive inhibitor and substrate. Why? क्योंकि नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की जो शेप है वो सबस्ट्रेट जैसी नहीं है, इट्स नॉट आइडेंटिकल टू द सबस्ट्रेट, सो द नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर डजंट बाइंड टू द एक्टिव साइट, इंस्टेड इट बाइंड्स टू अनदर साइट ऑन द एंजाइम नोन एज एलोस्टेरिक साइट। देखो, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर डज नॉट compete विद सबस्ट्रेट फॉर द एक्टिव साइट। ये हमारे पास एंजाइम था, ये जो उसकी हो गई, ये क्या हो गई इसकी एक्टिव साइड। देयर इज अ साइड ऑन द एंजाइम अदर देन एक्टिव साइड जिसको हम कहते हैं एलोस्टेरिक साइड। जो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है, इट बाइंड्स टू द एलोस्टेरिक साइड ऑफ द एंजाइम। तो यहाँ पे कंपटीशन है ही नहीं बिटवीन द सबस्ट्रेट एंड द नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर फॉर द एक्टिव साइड। देखो, अब यहाँ था हमारे पास एंजाइम, ये था हमारे पास सबस्ट्रेट, ठीक है, और ये है हमारे पास कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, सॉरी नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, जो जाके कहाँ बाइंड करेगा, एलोस्टेरिक साइट पर। अब जब जैसे ही ये एलोस्टेरिक साइट पर जाकर बाइंड करेगा कौन, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, देयर विल बी अ कन्फर्मेशनल चेंज इन द शेप ऑफ एंजाइम, जिसकी वजह से एक्टिव साइट की शेप हल्की सी चेंज होगी, हल्का सा कन्फर्मेशन चेंज होगा, विच इज टेम्पररी, नॉट परमानेंट, क्योंकि अभी जो हम नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन देख रहे हैं वो रिवर्सिबल है, ठीक है। तो ये शेप क्या हुई, इसकी हल्की सी चेंज हुई, जिसकी वजह से अब सबस्ट्रेट अगर आके बाइंड करना चाहेगा तो क्या ये सबस्ट्रेट इसके ऊपर जाके बाइंड कर सकता है, नो, इट कैन नॉट बाइंड, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये बाइंड ही नहीं करेगा और रिएक्शन थोड़ी देर के लिए क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। अब इसको पढ़ते हैं। In reversible non-competitive inhibition, inhibitor binds at the allosteric site पे bind करता है, leading to the change in conformation या shape of enzyme. So whether inhibitor binds to the enzyme, यहाँ पे inhibitor bind किया enzyme से और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, देखो जो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है ना वो एंजाइम से भी जाके बाइंड कर सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि वो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से जाके बाइंड करे। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से बाइंड करे इसका मतलब ये है कि सबस्ट्रेट इट्स ऑलरेडी बाउंडेड टू द एंजाइम, तो वो क्या फॉर्म हो गया, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। तो जब सबस्ट्रेट बाइंड ऑलरेडी हो चुका है उसके बाद फिर वो जाके नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर एलोस्टेरिक साइट पर जाके बाइंड करे, तब भी इट प्रिवेंट्स कन्वर्जन ऑफ सबस्ट्रेट टू प्रोडक्ट। ना काम क्या है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का, कि वो जो इफेक्टिवनेस है, ये जो कैटालिटिक एक्टिविटी है एंजाइम की, उसको रिड्यूस कर देता है और अवॉइड करता है कि सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्जन हो, उसकी कन्वर्जन हो सके सबस्ट्रेट के इनटू प्रोडक्ट, ये अवॉइड करना किसका काम है, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का। तो मुझे बताओ वी मैक्स क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। यहाँ पे वी मैक्स क्यों डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ये अगर बाइंड हो रहा है जाके नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, तो एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट जो है कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, क्या यहाँ पे सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर के बाइंड करने से, नो, इट्स नॉट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। तो जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो ही नहीं रहा है तो वी मैक्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज। क्यों, क्योंकि मैंने क्या बताया कि अगर नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर बाइंड करेगा जाके बिफोर द सबस्ट्रेट बाइंडिंग टू द एंजाइम, तो सबस्ट्रेट बाइंड ही नहीं कर सकेगा। जब सबस्ट्रेट एंजाइम से बाइंड कर ही नहीं रहा है तो क्या वी मैक्स अचीव होगा, सेम हमारे पास, नो। यहाँ पे सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन देखो बढ़ाने से तो कुछ नहीं होगा ना, कि अगर मैं सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाऊं तो सबस्ट्रेट इजीली एक्टिव साइट पे जाके बाइंड हो जाएगा, तो मैं कहूं कि वी मैक्स भाई अनचेंज रहेगा, क्यों, क्योंकि सबस्ट्रेट जाके बाइंड हो सकता है एक्टिव साइट से। यहाँ पे तो जाके बाइंड हो ही नहीं रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक्टिव साइट की शेप में क्या हो गया, एंजाइम में हल्का सा कंफर्मेशन चेंज आ गया, जिसकी वजह से वो बाइंड ही नहीं हो पा रहा है, तो वी मैक्स अचीव ही नहीं होगा, वी मैक्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज, बिकॉज
अगर 10 एंजाइम्स हैं तो दोस 10 एंजाइम्स आर नॉट ऑक्यूपाइड बाय द 10 सबस्ट्रेट्स। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर क्या अटैच हुआ है, वो ऑलरेडी नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, जिसकी वजह से Vmax क्या हो गया, डिक्रीज, एंड Km रिमेन्स अनचेंज। इसमें समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इन नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाने से इसकी कैटालिटिक एक्टिविटी पे एंजाइम की कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो Km रिमेन्स अनचेंज, क्योंकि सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन हम बढ़ा रहे हैं ना हम कम कर रहे हैं। सो हैज नो इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इन दिस इनहिबिशन एज इट बाइंड्स टू द एलोस्टेरिक साइट। सो इट्स वेरी इजी, इतना ज्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है अगर हम इसको कंसेप्चुअली क्लियर कर लें ये दो बातें। आई होप सो कि आपको क्लियर हो गई हो, अगर नहीं हुई तो प्लीज इसको थोड़ा दोबारा देखें, क्लियर हो फिर भी ना हो देन डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स सो आई कैन क्लियर योर कंफ्यूजन। ठीक है, ये हमने देख लिया, डिस्कस कर लिया डिटेल में। अब हम देखेंगे एंड प्रोडक्ट इनहिबिशन। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। एंड प्रोडक्ट इनहिबिशन या तो फिर फीडबैक इनहिबिशन। अच्छा, एंड प्रोडक्ट इनहिबिशन या फीडबैक इनहिबिशन को समझने से पहले ये बात आप लोग जहन में रख लें कि हमारी बॉडी में जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं ऑल आर मल्टी स्टेप। ऐसा नहीं, मल्टी स्टेप का मतलब ये नहीं है कि अगर कोई पर्टिकुलर रिएक्शन है तो उसमें A प्लस बी रिएक्टेंट थे और वो सिंपली कन्वर्ट हो गया किसमें, सी में। फॉर एग्जाम्पल ऐसा नहीं है हमारी बॉडी के अंदर कि अगर ये A प्लस बी ये हमारे पास रिएक्टेंट थे दो और हमारी बॉडी में इन दो रिएक्टेंट्स को कन्वर्ट होना था सी के अंदर। तो ऐसा नहीं है कि ये ए प्लस बी डायरेक्टली रिएक्टेंट कन्वर्ट हो जाएंगे सी में। नो, देयर आर मल्टी स्टेप। सबसे पहले हो सकता है क्या हो कि ए प्लस बी जो है वो किसी और चीज में कन्वर्ट हो रहा हो। अगर A प्लस बी फॉर एग्जाम्पल कन्वर्ट होना था किसके अंदर, E में कन्वर्ट होना था। किस में कन्वर्ट होना था, E में। इसको ऐसे समझो। अब होता कि फिर A प्लस बी सबसे पहले किस में कन्वर्ट होता है, हमारे पास C में। देन C फिर ये किस में कन्वर्ट होता है, हमारे पास D में। फिर ये D अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट होता है, हमारे पास E में। तो ये रिएक्शन क्या हो गया, मल्टी स्टेप हो गया कि डायरेक्टली A प्लस बी E में कन्वर्ट नहीं हो रहा, पहले ये C में कन्वर्ट हो रहा है, फिर ये D में कन्वर्ट हो रहा है। तो इस तरीके से देयर आर रिएक्शन पाथवेज। ये क्या बन गए, पाथवेज बन गए रिएक्शन। पहला पाथवे जब A प्लस बी सी में कन्वर्ट हुआ, दूसरा पाथवे जब C D में कन्वर्ट हुआ, तीसरा फाइनल पाथवे जब ये D किस में कन्वर्ट हो गया, अल्टीमेटली E में। तो देयर आर मल्टी स्टेप रिएक्शंस और जितने भी रिएक्शंस होते हैं उसमें कोई ना कोई हमारे पास क्या बनता है, हमारे पास एंड प्रोडक्ट बनता है। क्या बनता है हमारे पास, एक मिनट, हमारे पास क्या फॉर्म हो रहा होता है, एंड प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा होता है। तो दैट एंड प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है इट कैन इनहिबिट द पर्टिकुलर रिएक्शन। ये एंड प्रोडक्ट इनहिबिशन का मतलब यही कि अगर किसी रिएक्शन में एंड प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन नॉर्मल सेट पॉइंट से ज्यादा हो रही है, ये नॉर्मल सेट पॉइंट से कम हो रही है, तो दैट एंड प्रोडक्ट जो है वो इनहिबिट कर सकता है किसी भी रिएक्शन पाथवे को इन दैट सर्टेन रिएक्शन। अब ये जो मैंने इंग्लिश बोली है इसको जरा समझ लेते हैं यहाँ पे ताकि थोड़ा क्लियर हो जाए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये रिएक्टेंट था, इसको कन्वर्ट होना था एंड प्रोडक्ट में, बट इट गोज थ्रू टू पाथवेज के पहले रिएक्टेंट कन्वर्ट हुआ प्रोडक्ट ए में, फिर ये प्रोडक्ट ए कन्वर्ट हुआ प्रोडक्ट बी में एंड देन प्रोडक्ट बी फाइनली कन्वर्टेड टू एंड प्रोडक्ट। अब सोचो कि अगर एंड प्रोडक्ट बनना था मेरे पास 10 मॉलिक्यूल्स, ठीक है, और इस रिएक्शन में मेरे पास बन गए 25 मॉलिक्यूल्स। अब मेरा जो नॉर्मल सेट पॉइंट था वो कितना था, वो था 10। यहाँ पे जो नॉर्मल सेट पॉइंट से वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। ठीक है, मेरे पास जो नॉर्मल जो सेट पॉइंट था वो कितना था कि एंड प्रोडक्ट के कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे, मेरे पास 10। बट इस रिएक्शन के थ्रू एंड मॉलिक्यूल्स कितने बन गए, मेरे पास 25 बन गए। कितने बन गए, 25। अब ये जो वैल्यू है ये तो सेट पॉइंट से बहुत ज्यादा है, नॉर्मल वैल्यू कितनी होनी चाहिए थी, 10। अब ये जो एंड प्रोडक्ट है ये क्या करेगा, इनहिबिट कर देगा किसी भी रिएक्शन पाथवे को। यहाँ पे फॉर एग्जांपल इस एंड प्रोडक्ट ने क्या किया, इनहिबिट कर दिया वो एंजाइम जो कि इन्वॉल्व था प्रोडक्ट ए को प्रोडक्ट बी में कन्वर्ट करने में। ठीक है, क्या किया इसने, गौर से सुनना, हर रिएक्शन को कौन कंट्रोल कर रहा होता है, कैटालाइज कर रहा होता है, सॉरी, एंजाइम ना। अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट ए में कन्वर्ट हो रहा है, इसमें फॉर एग्जांपल एंजाइम 1 इन्वॉल्व था, प्रोडक्ट ए बी में हो रहा है, यहाँ पे एंजाइम 2 इन्वॉल्व था। कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व था, एंजाइम नंबर 2 इन्वॉल्व था। और यहाँ पे प्रोडक्ट बी को इधर कन्वर्ट करने के लिए एंजाइम 3 इन्वॉल्व था। अब यहाँ पे रिक्वायर्ड थे 10, बन कितने का, 25। तो होगा क्या, ये एंड प्रोडक्ट जाके क्या कर देगा, इनहिबिट कर देगा कौन से एंजाइम को, एंजाइम नंबर 2 को इनहिबिट कर देगा, ताकि जब ये एंजाइम 2 इनहिबिट हुआ तो दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट ए जो कि एंजाइम 2 के लिए क्या है, सबस्ट्रेट है,
वो कन्वर्ट हो ही नहीं सकेगा प्रोडक्ट में, विच इज प्रोडक्ट बी बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी। ऐसा नहीं कि स्टॉप कर देगा, इसलिए हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था कि इनहिबिटर्स के बाइंड करने से एंड प्रोडक्ट यहाँ पे एज अ इनहिबिटर काम करेगा, ठीक है, जो कि एलोस्टेरिक साइड पे जाके बाइंड करेगा। इनहिबिटर के बाइंड करने से रिएक्शन स्टॉप नहीं होता है, डिक्रीज हो जाता है उसका रेट, ठीक है। तो लेस प्रोडक्ट भी बनेगा, मैं ये नहीं कहूंगी कि प्रोडक्ट भी बनेगा ही नहीं, लेस प्रोडक्ट भी बनेगा, जिसकी वजह से लेस एंड प्रोडक्ट बनेगा, एंड आहिस्ता आहिस्ता जो एंड प्रोडक्ट की नॉर्मल वैल्यू है वो बैक टू नॉर्मल अचीव हो जाएगी, ठीक है। अब इसको देखते हैं, एंड प्रोडक्ट कहाँ बाइंड करेगा, टू एलोस्टेरिक साइड। इसलिए कहते हैं कि जो एंड प्रोडक्ट इनहिबिशन है, इसको यही क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे एंड प्रोडक्ट ही इनहिबिट कर रहा होता है। और ये रिवर्सिबल नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन की एग्जांपल है। किसकी एग्जांपल है, नॉन इन रिवर्सिबल नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, जिसमें एंड प्रोडक्ट जाके बाइंड करता है किसी भी पर्टिकुलर एंजाइम की एलोस्टेरिक साइट पे, जिसकी वजह से उसकी उस एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन की जो रेट है उसको वो डिक्रीज कर देता है, जिससे अल्टीमेटली हम बैक नॉर्मल होम्योस्टेसिस अचीव कर लेते हैं। होम्योस्टेसिस मतलब बैलेंस या मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट, ठीक है, वर्ड में यूज कर सकती हूँ, ठीक है। अब याद देखो, एंड प्रोडक्ट होगा क्या, बाइंड करेगा टू द एलोस्टेरिक साइड और एंजाइम 2, जिसकी वजह से होगा क्या, आप देखो, एज द कंसंट्रेशन ऑफ एंड प्रोडक्ट इंक्रीजेस अबव नॉर्मल, the end product non-competitively inhibits a particular enzyme back in the reaction pathway। 3 enzymes है यहाँ पे, एक enzyme 3, enzyme 2, enzyme 1, किसी भी enzyme को जाके उसकी एलोस्टेरिक साइट, एलोस्टेरिक नॉट एक्टिव साइट, उस पर जाके बाइंड कर सकता है और उसको इनहिबिट कर सकता है, जिसको हम फीडबैक इनहिबिशन कहते हैं। एज अ रिजल्ट जो एंड प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है, इट कैन इंक्रीज बैक टू नॉर्मल। दोबारा बता दूं मैं, ये उस रिएक्शन को स्टॉप नहीं करेगा, उसके रेट को डिक्रीज कर देगा, ठीक है। अब एक और कंडीशन कि ये रिएक्टेंट था प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी एंड these 3 एंजाइम्स आर इन्वॉल्व्ड। अब एंड प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हो गई कम, एज द कंसंट्रेशन ऑफ एंड प्रोडक्ट डिक्रीजेस बिलो नॉर्मल। फॉर एग्जांपल 10 रिक्वायर्ड थे और अब बन रहे हैं हमारे पास 5, तो एंड प्रोडक्ट क्या करेगा, एलोस्टेरिक साइड से हट जाएगा ऑफ द एंजाइम, ठीक है। एलोस्टेरिक साइड से जो ऑलरेडी हमने पढ़ा यहाँ पे बाइंड हुआ था, तो क्या करेगा, उससे हट जाएगा। देखो जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि वो जाके बाइंड करेगा किससे, एलोस्टेरिक साइड से। अब एंड प्रोडक्ट की हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा डिक्रीज हो गई है, तो होगा क्या कि वो एंड प्रोडक्ट जो है एलोस्टेरिक साइड को छोड़ देगा ऑफ द एंजाइम व्हिच इट वाज इनहिबिटिंग। यहाँ पे कौन था, एंजाइम 2, एंड प्रोडक्ट लीव्स द एलोस्टेरिक साइड ऑफ एंजाइम 2। एज अ रिजल्ट कंसंट्रेशन ऑफ एंड प्रोडक्ट इंक्रीजेस बैक टू नॉर्मल। ओके, सो अब हम ये एंड प्रोडक्ट इनहिबिशन को एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने एक पाथवे शो किया हुआ, रिएक्शन पाथवे, कि ए इज कन्वर्टिंग इनटू बी इनटू सी इनटू डी, देन डी इज फाइनली कन्वर्टेड इनटू टू प्रोडक्ट्स ई एंड एफ। तो इस कंडीशन में कुछ स्टेटमेंट्स अब हम ये देखते हैं कि इधर दे आर ट्रू और फॉल्स। Inhibition of enzyme 2 will result in the fall in concentration of C। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि अगर एंजाइम 2 की इनहिबिशन हो जाए, अगर एंजाइम 2 इनहिबिट हो जाए तो कंसंट्रेशन ऑफ सी क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। तो ऑफ कोर्स इज अ ट्रू स्टेटमेंट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे होगा क्या कि अगर एंजाइम 2 इनहिबिट हो जाएगा तो एंजाइम 2 का सबस्ट्रेट क्या है, बी है, तो सबस्ट्रेट विल नॉट बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, जिसकी वजह से जो कंसंट्रेशन है सी की वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बी इज नॉट कन्वर्टेड टू सी if enzyme 2 is inhibited non-competitively by end product F। यहाँ पे end product F कह रहा है कि वो एंजाइम 2 के एलोस्टेरिक साइड पे जाके बाइंड कर रहा है और उसको इनहिबिट कर रहा है, जिसकी वजह से B will not be converted into C। हम ओवरऑल इस रिएक्शन के अंदर जिसमें B C में कन्वर्ट हो रहा है, ये एक स्टेप है रिएक्शन का, हम ओवरऑल ये नहीं कह सकते कि B कन्वर्ट होना सी में बंद हो जाएगा। वी कैन से कि लेस अमाउंट ऑफ बी विल बी कन्वर्टेड इनटू सी, जिसकी वजह से ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पे क्या हो जाता है, फॉल्स हो जाता है, ठीक है। क्योंकि हमने पीछे डिस्कस किया, वो क्या हमने डिस्कस किया कि इनहिबिटर्स रेट ऑफ रिएक्शन को स्लो डाउन कर देते हैं, ना कि स्टॉप कर देते हैं, ठीक है। ये चीज हमने डिस्कस करी। आगे, द कंसंट्रेशन ऑफ ए राइजेस व्हेन एंजाइम 1 इज इनहिबिटेड। जब एंजाइम 1 इनहिबिट होगा तो ऑफ कोर्स ए की कंसंट्रेशन राइज करेगी। क्यों, क्योंकि ए इज द सबस्ट्रेट ऑफ एंजाइम 1, जिसकी वजह से एंजाइम 1 इनहिबिटेड है, तो मोर
सबस्ट्रेट विल बी प्रेजेंट, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ ए क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी या तो फिर वो राइज करेगी। ठीक है, ये बात हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, inhibition of enzyme 4 will result in the rise in concentration of F, कि अगर एंजाइम 4 इनहिबिट हो जाए तो F की कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगी। सबसे पहले ये समझ लो कि यहाँ पे D जो है वो दो पाथवेज में डिवाइड हो रहा है, या तो वो एंजाइम 4 पे जाके बाइंड कर सकता है या तो वो एंजाइम 5 पे जाके बाइंड कर सकता है। अगर 4 पे बाइंड करेगा तो प्रोडक्ट E फॉर्म करेगा, 5 पे बाइंड करेगा तो प्रोडक्ट F फॉर्म करेगा। यहाँ पे अगर एंजाइम 4 इनहिबिट हो जाए, अगर उस पर सबस्ट्रेट जाके बाइंड ना हो, तो होगा क्या कि मेजॉरिटी ऑफ द डी, ज्यादा चॉइस मिल जाएगी उसको कि वो किसके साथ जाके बाइंड करे, एंजाइम 5 के साथ, जिसकी वजह से एफ की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, ट्रू है। नेक्स्ट इज, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट स्टेटमेंट ये है कि इनहिबिशन ऑफ एंजाइम 5 इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन कैटलाइज्ड बाय एंजाइम 4, कि अगर एंजाइम 5 इनहिबिट होता है तो एंजाइम 4 का जो ये वाला जो रिएक्शन है, इसकी स्पीड जो है, ये रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा। ये स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, फॉल्स है। क्यों? क्योंकि किसी भी एंजाइम के रेट को हमने फैक्टर्स पढ़े थे जो जो इफेक्ट करते हैं। क्या क्या पढ़े थे हमने, एंजाइम की कंसंट्रेशन, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन हो गया, ठीक है, टेम्परेचर, पीएच वगैरह, ये सारे फैक्टर्स पढ़े थे। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि अगर मैं एक एंजाइम को इनहिबिट करूं तो दूसरे एंजाइम का रेट इंक्रीज हो जाए, तो इट्स नॉट पॉसिबल। ऑल्दो हम इसको इस तरीके से आप कंसिडर कर सकते हो, एक क्वेश्चन रेज हो सकता है कि दोनों एंजाइम का जो सबस्ट्रेट है वो क्या है, सेम है। तो अगर एंजाइम 5 इनहिबिट हो रहा है तो उसका रेट इंक्रीज होना चाहिए, क्यों? क्योंकि डी सारा इस पे जाके बाइंड करेगा। देखो, डी रेट का मतलब ये है कि अगर एक सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा है एंजाइम 4 10 सेकंड्स में, तो अगर रेट इंक्रीज होने का मतलब ये है कि वही सेम सबस्ट्रेट को वो कन्वर्ट करें इनटू प्रोडक्ट इन 5 सेकंड्स, दैट्स द इंक्रीज ऑफ रेट। बट यहाँ पे कंडीशन चेंज है। यहाँ पे मैं ये कह सकती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा डी जो है जाके किस एंजाइम के साथ बाइंड करेगा, 4 के साथ। क्यों? क्योंकि उसके पास 5 एंजाइम 5 वाला ऑप्शन खत्म हो गया। तो अब मैंने ये नहीं कहा कि जल्दी जल्दी जो सबस्ट्रेट है डी है वो एंजाइम 4 पे जाके बाइंड करेगा और 10 सेकंड के बजाय वो 5 सेकंड्स में प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। नो, सेम 10 सेकंड्स में ही सेम डी जो है एंजाइम 4 कन्वर्ट करेगा इनटू ई। बट ये है कि अब ज्यादा से ज्यादा सबस्ट्रेट जो है एंजाइम 4 पे बाइंड करेगा। हो सकता है शुरू में एंजाइम 5 की वजह से 4 सबस्ट्रेट बाइंड कर रहे हो एंजाइम 4 पे, अब हो सकता है 8 सबस्ट्रेट बाइंड करें, लेकिन दोज 8 सबस्ट्रेट्स विल बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट इन द सेम टाइम, जो कि एंजाइम 5 की मौजूदगी में हो रहा है। ठीक है, तो ये वाला जो स्टेटमेंट है यहाँ पे क्या हो गया, ये फॉल्स हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट इज डिक्रीजिंग इन द कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम 3, अगर एंजाइम 3 की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाए तो एंड प्रोडक्ट ईएनएफ डिक्रीज करेंगे। ऑफ कोर्स एंजाइम हमने क्या पढ़ा था, ओवरऑल एंजाइम जो है इनहिबिट कर सकता है या तो किसी भी रिएक्शन को कैटलाइज करेगा। यहाँ पे अगर एंजाइम 3 कम हो गया तो लेस डी विल बी फॉर्म। जब लेस कंसंट्रेशन ऑफ डी फॉर्म होगी तो लेस कंसंट्रेशन ऑफ ईएनएफ विल बी फॉर्म। तो ये स्टेटमेंट भी हमारे पास क्या हो गया, ट्रू हो गया। आई होप इट्स गेटिंग क्लियर कि किस तरीके से एंड प्रोडक्ट इनहिबिशन या फीडबैक इनहिबिशन हमारी बॉडी में हो रही होती है। ठीक है, अब हम एक एमसीक्यू डिस्कस कर लेते हैं जिससे ये चीजें थोड़ी और क्लियर हो जाएंगी। हाउ डज द सेल रेगुलेट्स द कंसंट्रेशन ऑफ एन एंड प्रोडक्ट विद इन द सेल, के एंड प्रोडक्ट, जो एंड प्रोडक्ट है उसकी कंसंट्रेशन विद इन द सेल किस तरीके से रेगुलेट होती है। ऑप्शन 1 क्या है, बाय चेंजिंग एंजाइम कंसंट्रेशन, ऑप्शन 2 सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, ऑप्शन 3 इनहिबिटिंग द एंजाइम। ये तीनों चीजें हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। ये वाली दोनों चीजें हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग वाली वीडियो में डिस्कस करी थी और ये तो अभी डिस्कस किया है। ऑफ कोर्स इन तीनों को चेंज करने से एंड प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है उसके अमाउंट पर क्या पड़ेगा, फर्क पड़ेगा। हो सकता है वो इंक्रीज करे या हो सकता है वो डिक्रीज करेगा। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। I hope all about competitive inhibition, non-competitive inhibition is clear. इसमें हमने डिटेल में सारी चीजों को डिस्कस किया with examples, with questions. So I hope you like this video. If you like this video, please do like, share and subscribe to my YouTube channel. Till then, take care. Thank you. Allah Hafiz.